जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो कर लेते हैं, थ्योरी वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे। जो थ्योरी वाला है अभी उसको रहने देते हैं, बाद में प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा तो सिर्फ थ्योरी करते रहेंगे। ठीक, बाद में मैं क्वेश्चन कंपाइल करके भी दे दूंगा, आंसर का अलग से दे दूंगा, पर क्वेश्चन कंपाइल करके दे दूंगा। और ये भी क्वेश्चन संभाल के रखिएगा, कभी भी टेस्ट के लिए पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल है हम उसको प्रैक्टिकल को करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट बाद में देखेंगे। पहला थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। 2 मिनट आपको टाइम देता हूँ, एक बार आप ट्राई कीजिए फिर मैं करके एक बार ट्राई तो कीजिए, देखिए क्या आता है आपके अनुसार। लिखा तो सिंपल है, आपको क्या पूछा है, आपको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो पीवी रेशियो दे दिया है। आपको यहाँ पे पीवी रेशियो 40% दे दिया है। फिक्स कॉस्ट 60,000 दे दिया फिक्स कॉस्ट, और सेल्स रिक्वायर्ड मतलब डिजायर सेल्स पूछ रहा है, आपको प्रॉफिट दे दिया। तो एक लाइन का आंसर है, क्या हो जाएगा 1 का थर्ड, डिजायर सेल्स। डिजायर सेल्स क्या फॉर्मूला होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी। एग्जाम में आपको फुल लिखना है, डिजायर्ड प्रॉफिट लिखना है, मैंने शॉर्टकट लिखा है, या जो रिक्वायर्ड लेक्चर बच्चे देख रहे हैं। ये 60,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाय 40% हो गया, एक लाइन का आंसर है। ये फार्मूला याद करने में मदद करेगा, इससे क्वेश्चन बाद में कर सके, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। इसका आंसर डी हो गया। तो हर बार लिख के सॉल्व कीजिएगा घर पे भी, जब भी मौका मिलेगा, जिससे कि क्या होगा, आपका हाथ का प्रैक्टिस हो जाएगा, दिमाग का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन दिखेगा 1 सेकंड में आंसर आपको, और क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट भी रहेगा तो भी कैच करता है दिमाग। तीसरा लिखा हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7। कॉस्टिंग में मैंने एक चीज देखा, इसकी जो थ्योरी है ना उसका एमसीक्यू बहुत आता है, इसकी थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है स्टूडेंट। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा, लेकिन टाइम मिलेगा तो आप लोग खुद पढ़िएगा, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है वो बता दूंगा बाद में। पहले थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं 1 आध महीना, बाद में थ्योरी पे शुरू करना है, जैसे जैसे रिपीट होने रहेगा चीज। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 7, सेल्स अमाउंट ऑफ जेड इज, अच्छा जेड प्रोडक्ट का सेल वैल्यू 1 लाख दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 40,000 दे दिया, फिक्स कॉस्ट 50,000, बीपी पूछ रहा है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बताएंगे बीपी क्या हो। आप भी ट्राई कर लीजिए, मैं भी कर देता हूँ। बीपी सेल्स, बीपी सेल्स टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो पहले पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स
माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 सीधा कर सकते। सेल्स कितना दिया? पूरा 1 लाख और ये 40,000। 60%। तो फीस कॉस्ट पता है? फीस कॉस्ट कितना? 50,000 डिवाइड बाय 60%। ये था एक क्वेश्चन जो उसमें बहुत सारे सब पार्ट थे, उसी का ये आंसर है 8333 50,000 डिवाइड बाय 60%। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 7 का आंसर सी। ऊपर इतना ही है। हाँ मैंने ऊपर लिखा। एग्जाम में अच्छी बात है कि ये सब गलती पे भी आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एक एक मिनट में आप प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये हो गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस जी का हुआ। अगला क्वेश्चन 9th वाला ट्राई कीजिएगा। ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, आराम से 2 मिनट नहीं सीधा ही एनुअल डिमांड दिया है। ठीक है, पूछ क्या ईओ ईबीक्यू पूछ रहा है। अच्छा जैसे ईओक्यू होता है वैसे ईबीक्यू होता है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी या इकोनॉमिक रन क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या होता है इसका फार्मूला? इनका इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी is equal to 2 AS divided by C, where A is equal to annual demand या annual consumption। यहाँ प्रोडक्शन लिखेंगे, एनुअल प्रोडक्शन, क्यों ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो यहाँ डिमांड नहीं लिखेंगे, प्रोडक्शन लिखेंगे। एस सेटअप कॉस्ट पर सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, और सी सेम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ये हो जाएगा आपका, सो ईबीक्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपका दिया हुआ 4,800 एनुअल प्रोडक्शन या डिमांड, मतलब प्रोडक्शन डिमांड वाला तो भी चलेगा। ये दे दिया, एस दे दिया और ये 12% दिया। किस पे अप्लाई करेंगे? 100 रुपये पे। तो जगह 2 इंटू 4,800, 2 इंटू 4,800 सेटअप कॉस्ट आपको दे दिया 50 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 100 का 12%। इक्वल टू 2 इंटू 4,800 इंटू 50 डिवाइड बाय 12 स्क्वायर 200। 200 है आंसर बी, तो 9th का बी। नेक्स्ट तीसरी जगह हुआ, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 11वां इन ए प्रोसेस 12,000 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड 5% इंक्रीज इन नॉर्मल लॉस। अच्छा ऐसा क्वेश्चन किया हुआ लगता है। क्लोजिंग स्टॉक 60% कंप्लीट है, 1500 यूनिट्स 999 यूनिट हुए, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। आपको पता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, कितना ट्रांसफर किया नेक्स्ट प्रोसेस को
और जो क्लोजिंग स्टॉक का 60% ऐड कर देंगे, बात खत्म, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका फार्मूला भी लिखवाया था, तो इसका सीधा फार्मूला याद रखना है 11 का, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इक्वल टू, तो पीछे का रिवीजन करते जाएगा, फार्मूला याद रखिएगा, इक्वल टू यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस प्लस ये क्लोजिंग WIP इंटू क्लोजिंग WIP इंटू परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ क्लोजिंग डेवलप, परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ क्लोजिंग WIP, ये हो गया निन्यानवे सौ इंटू सॉरी प्लस 1500 का 60% हो गया बस। तो बाकी नॉर्मल लॉस वगैरह कुछ लेना देना नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया। ये हो गया 9900। कभी कभी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, 1500 इंटू 60%, 900, 10,800, इसका आंसर डी। तो इसलिए प्रैक्टिस पीछे का बार बार करते रहिए कि जैसे जैसे रिपीट होने लगेगा, बाद में आपको बोलूंगा फटाफट करते जाने। आगे बढ़े, विशुल जी का हुआ। अथर्व जी का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 12 में एक बार 5 मिनट आप ट्राई कीजिए, फिर करके बताते हैं। इस समय फार्मूला याद करते रहिएगा। देखिए घर पे जब भी अभी एक फार्मूला का कहूँगा फिर कॉपी बना लीजिए, मेरे कहा लिखते जाइए, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला याद रहेगा, फटाफट हो जाएगा, साथ में भी वो कॉपी रख सकते हैं, तो आपको हर फार्मूला को ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ पे। टाइम अलाउड फॉर अ जॉब 80 आवर्स, टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड दे दिया, ए वर्कर टेक 68 आवर्स, मतलब ये आपका एक्चुअल हो गया, और टाइम रेट आर दे दिया 15, रोमान का टोटल अर्निंग पूछ रहा है, तो आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। 12 का फार्मूला टोटल अर्निंग, एज पर रोवन प्लान इक्वल टू एच इंटू आर प्लस एस माइनस एच डिवाइडेड बाय एस इंटू एच इंटू आर। एग्जाम में तो खैर MCQ में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी लिख देता हूँ, वेर एच इक्वल टू एक्चुअल आवर, आर इक्वल टू वेज रेट, एस इक्वल टू टाइम अलाउड, टाइम अलाउड। तो यहाँ पे टोटल अर्निंग कितना हो गया, इक्वल टू एच दिया हुआ है यहाँ पे एच, अच्छा एक बार ये भी फिगर भी लिख देता हूँ, लिखा नहीं सब, तो यहाँ पे आपको एस दिया हुआ है 80, एच दिया हुआ है 68, और आर दिया है 15, हो गया एक्सपेरिमेंट, आर 15, सो टोटल अर्निंग इक्वल टू एच 68 इंटू 15 प्लस 80 माइनस 68 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 68 इंटू 15, और ये हो जाएगा आपका 68 इंटू 15 1020 प्लस 86 80 माइनस 68 12 डिवाइड बाई 6,
12 divided by 80 into 68 into 50, 153 plus 1020, 1173 है इसमें आंसर 11 सी। 12 का आंसर सी 1173। त्रिशूल जी का हुआ, अथर्व जी का। नेक्स्ट 13, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अच्छा ओवरहेड इनकर्ड रिकवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दिया है, सप्लीमेंट्री ओवरहेड टू रिकवर द अनअब्सॉर्ब्ड इतना इज। तो सप्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे? 13 में यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दिया था, अमाउंट वाइज निकालेंगे, ये याद रखिएगा। तो 13 में सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री रेट इज इक्वल टू अंडर एब्जॉर्ब कितना है वो निकालेंगे। अंडर एब्जॉर्ब कितना है? तो इनकर्ड कितना हो गया 3 लाख, रिकवर मतलब एब्जॉर्ब कितना हो गया 2 लाख, अंडर रिकवरी कितनी 1 लाख। सप्लीमेंट्री रेट इज इक्वल टू अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू में मतलब आ जाएगा इसमें तीनों मिला कॉस्ट ऑफ सेल्स फिनिश गुड्स WIP, इन तीनों का टोटल 5 4 9 3 12 50 और ये हो जाएगा आपका इंटू 100, या पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में दिया है परसेंटेज में दिया है, पॉइंट में दिया है 100 मत कर दीजिएगा। ये हो जाएगा 1 लाख, तो 3 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 1250 कितना है टोटल 0.08 आ रहा है सी। तो 13 का आंसर सी। तो ये सब चीज इनका प्रैक्टिस से परफेक्ट होता जाएगा जैसे करते करेंगे। और अभी कोई प्रेशर भी नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है इनका, इसलिए अच्छा है। एक सर्टेन टाइम के बाद में बच्चों को लूंगा भी नहीं फेस टू फेस में, बाकी ठीक है रिकॉर्डेड ऑनलाइन जिनको लेना रहेगा लेंगे, लेकिन मैंने कहा 10 दिन देखता हूँ, 10 12 दिन, इसके बाद देखिए कोई फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर 4 5 सेट हो गया तो अपनी स्पीड फास्ट है, फिर किसी को चाहिए तो देखा जाएगा। तो इस बार भी मैंने कहा ना आप लोग का अच्छा है कि प्रैक्टिस हो रहा है। अगर मान लीजिए सक्सेस नहीं हुआ, ज़्यादा बच्चे नहीं आए तो अगली बार नहीं रखूंगा ये वन टाइम, तो आप लोग को भी दे दूंगा। तो ग्रुप 2 का तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप 2 का क्लास में इतना करवा दूंगा कि आपको ग्रुप 2 में सेकेंड अटेम्प्ट नहीं लगेगा। मैं फिर से बोलता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट ग्रुप 1, इस बार ग्रुप 1 एग्जाम लगा दीजिए, फिर जैसे ही एग्जाम देंगे ग्रुप 2 स्टार्ट कर देंगे, फिर ग्रुप 2 के लिए नहीं रुकेंगे। तो अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो सीधा ग्रुप 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ग्रुप 1 में फेल नहीं होने दूंगा, हो भी गए तो अगली बार दोनों ग्रुप देना है, खत्म हो जाएगा, वो प्रैक्टिस में करवा दूंगा, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से करेंगे ग्रुप 1। तो ग्रुप 2 तो आराम से हो जाएगा। तो वही एक डेली पढ़ने का आदत डालेगा त्रिशूल जी के लिए, स्पेशली घर पे रहते हैं तो कम से कम इनका लॉ कम से कम 2.5 से 3 घंटा लॉ पढ़िए, और कम से कम 2.5 से 3 घंटा मैं जो सिखाता हूँ उसका प्रैक्टिस 5 6 घंटा होना चाहिए। ज़्यादा हो गया तो नुकसान नहीं, और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा लॉ को भी और जितना पढ़ेंगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ के बाद में क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे, आंसर हो जाएगा, डायग्राम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थ्योरी वाला छोड़ दीजिए लास्ट। 15, if standard average 100 units of output are 800 at the rate 400 rupees per hour, and actual hour taken 760, then labor rate variance पूछ रहा है, ट्राई करेंगे तो देखो। आपको लेबर रेट टोटलिटी में पूछ रहा है, तो आपको दे दिया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 100 यूनिट्स 800 ₹4 के हिसाब से, एंड एक्चुअल आवर कितना है, कुछ है नहीं, एक्चुअल को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन का आंसर है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, तो होना नहीं चाहिए। तो 15 का आंसर हो जाएगा लेबर, कौन सा वेरिएंस पूछा उन्होंने, लेबर रेट वेरिएंस पूछा है, ओके ओके, लेबर रेट वेरिएंस फार्मूला AH ब्रैकेट में SR माइनस AR। तो एक्चुअल आवर दिया 760, 760 स्टैंडर्ड रेट 4, ये 4.5, 4 माइनस 4.50, 760 डिवाइड बाई 2 380 एडवर्स
ये सी, 15 का आंसर सी, 380 एडवर्स, सीधा फार्मूला पे। अगर मेरे साथ आपको देखिएगा 2 घंटा कैसे बीता है पता ही नहीं चलता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितना पढ़ते हैं उतना अच्छा है, ये तो टाइम। नेक्स्ट बड़ा वाला क्वेश्चन लिखा होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सन एंड मून लिमिटेड is leading hardware manufacturing startup. It manufactured and sold 200 computers in the year 22. Summarize trading and profit loss अकाउंट आपको दे दिया। अच्छा देख के लग रहा है रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन होगा, ये देख के लगता है आपका कॉस्ट शीट बनाना है। अच्छा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, ठीक है। और बाद में सजेस्ट सेलिंग प्राइस फॉर यू टू अर्न ए प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट का ये निकल जाएगा। सबसे पहले कॉस्ट शीट निकालना है और सेलिंग प्राइस ये एक ही साथ निकल जाएगा, एक ही साथ। तो आपको 2023 का निकालना है। अच्छा डाटा दिया हुआ है कब का, 2022 का। तो ऐसे क्वेश्चन में और उन्होंने क्या बोला है, वेजेस राइज 10%, प्राइस ऑफ मेटल इतना, सेलिंग रिमेन एक्सपेंसेस पर यूनिट रिमेन सेम, मैन्युफैक्चरिंग चार्ज विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मेटल वेजेस अदर एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय राइज। इसमें एक चीज कर सकते हैं, सबसे पहले जो डाटा दिया है उसके आधार पे कॉस्ट शीट बना सकते हैं वर्किंग नोट में, और फिर मेन बना सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी जो दिया हुआ है उसके आधार पे हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, पर डायरेक्ट में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। नहीं ऐसे क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्ट मत कीजिएगा, जैसा मैं बोल रहा हूँ उसे वैसे फॉलो करना, हर जगह वो काम नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, परसेंटेज अलग अलग होगा, आगे चल के दिक्कत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सबसे पहले कॉस्ट शीट फॉर वर्किंग नोट बने हमेशा। तो जैसा मैं बताता हूँ इसका शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट में फंस जाएंगे। कॉस्ट शीट फॉर 2022 पहले, फिर 23 का निकालेंगे उसको बेस लेते हुए, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज निकलेगा कौन किसके ऊपर कितना परसेंटेज वो अप्लाई होगा। तो पर्टिकुलर्स रुपीज, तो ये हो जाएगा पहले डायरेक्ट मटेरियल, ये दिया हुआ है 12 लाख, डायरेक्ट लेबर 18 लाख, 30 लाख, प्राइम कॉस्ट, देन एड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग चार्ज मतलब फैक्ट्री ओवरहेड 750, वो फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा याद रखिए। इसलिए मैंने बोला खुद से बनाएंगे आपको समझ में चलेगा क्या। 750 ये हो गया, 3750 ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट, एड एडमिन ओवरहेड, ओवरहेड ये हो जाएगा आपका। अच्छा 2 कॉलम भी बना के कर सकते थे, तो मैंने कहा पहले अलग अलग करते हैं, बाद में आप एग्जाम में ऐसा शॉर्टकट मार सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, ये तीनों आ जाएगा, ये तीनों एडमिन में आ जाएगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये अलग से जाएगा। तो एडमिन में आ जाएगा आपका 9 लाख प्लस 3 लाख प्लस 150, 1350, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 51 lakhs, एड
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये आ जाएगा लास्ट वाला 450। और ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स 55,50,000। एट प्रॉफिट, नॉर्मली क्या बोला है प्रॉफिट का रेट क्या है, प्रॉफिट सजेस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200 प्रॉफिट। अच्छा, तो यहाँ कॉस्ट तक भी गए तो भी चलेगा, आगे क्या जरूरत है भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये वर्किंग नोट इतना तक काम करेगा, तो जगह छोड़ के रखेंगे। अब बनाएंगे मेन, अगला बनाएंगे कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2023। पर्टिकुलर्स रुपीज, तो पहले डायरेक्ट मटेरियल के लिए वो रूल अप्लाई करेगा जो आपने बोला कि पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना था 12 लाख डिवाइड बाय कितने यूनिट्स के लिए था 200, और अभी का यूनिट्स कितना है 300, तो 300 है। इसके अलावा आउटपुट 300 हो जाएगा, और क्या बोला है प्राइस ऑफ मटेरियल राइज बाय 25%, तो प्राइस भी बढ़ रहा है, तो दोनों इफेक्ट एक साथ देंगे, ये हो जाएगा इतना डिवाइड बाय 200 इंटू 300 इंटू 125%, तो 25% से मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, 100 में ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12 लाख डिवाइड बाई 200 300 इंटू 125%, 22,50,000। डायरेक्ट लेबर पहले कितना था आपका 18 लाख, 18 लाख डिवाइड बाई 200 इंटू 300, ये तो होगा ही होगा, और क्या बोला गया है वो देखेंगे, 10% से वेज बढ़ गया है, अच्छा बाकी कुछ नहीं होगा, तो इंटू 110%, 18 लाख डिवाइड बाई 200 इंटू 300 इंटू 110%, 2970, ये हो गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 5220, 52,20,000 एट फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड को इतने के लिए इतना तो नहीं करना है, वो देखना पड़ेगा एट फैक्ट्री ओवरहेड, इसके बारे में क्या बोला है वो देखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, मतलब आपका प्राइम कॉस्ट के रेशियो में चेंज होगा, जो प्राइम मतलब जो ऊपर वाला था यहाँ प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज निकालेंगे, ऊपर वाला प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंट फैक्ट्री ओवर प्राइम कॉस्ट का कितना है वो निकालेंगे, कहने का मतलब, तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो जाएगा 750 डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, इसका तो कितना परसेंटेज आ जाएगा 25%, यही अप्लाई वहाँ करेंगे इसका मतलब, तो इसका तो फैक्ट्री ओवरहेड 13,5 आ रहा है क्या, तो ये हो जाएगा आपका 52, ऐसा नहीं इसे वो बनाना जरूरी था, नहीं तो यहाँ पे फिर गड़बड़, क्या बोले बताता, तो आपको परसेंट उन्होंने क्या क्वेश्चन में बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग चार्ज विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, मतलब प्राइम कॉस्ट के रेशियो में, तो इसका मतलब है विल इंक्रीज, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इन परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड, इसका मतलब ये लाइन का मतलब ही लिख के लीजिए, पेंसिल से लिखे या जिससे भी लिखेंगे, जब भी ऐसा लाइन लिखाएगा इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड इज एब्जॉर्ब ऑन परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, बस ये लिख दीजिए प्राइम कॉस्ट के ऊपर रहेगा, और प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज कौन सा लास्ट ईयर वाला यूज करेंगे बस,
तो फैक्ट्री ओवरहेड इज एब्जॉर्ब ऑन परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। जब भी ऐसा वर्ड लिखा है इंक्रीज इन प्रोपोर्शन तो प्राइम कॉस्ट बनता है। मटेरियल और लेबर मिलकर क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। और इसलिए हमने बेस लिया कि ये जो वर्किंग नोट बनाया यहाँ पे हमने देखा कि फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। आ रहा है समझ में? तो क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट इंटू 100, 25%। इसलिए ये बेस का काम करता है। आगे चल के बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा। पहले आपको जिस साल का दिया है वो साल निकालेंगे परसेंटेज निकाल। जैसे कि अगली बार ये जो एडमिन है ये बोल सकता है फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर ऐसा घुमा, तो जो यहाँ का परसेंटेज निकालेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया आपका 52,20,000 का 25%, 25%, 13,05,000। और ये हो गया कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट 6525 एड एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड के बारे में क्या पूछा है? सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। अच्छा, पर यूनिट ये चेंज नहीं होगा। एंड अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय राइज इन आउटपुट। अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब अदर एक्सपेंसेस मतलब एडमिनेबल जो है वो क्या है? फिक्स है, मतलब वो चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही। तो जो ऊपर था ना उतना ही लेगा, 13,50,000 उतना ही लेंगे। तो इसमें मैंने कहा ना, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो लेंगे वो 13,50,000 लेंगे। इसलिए तो जितने बार बच्चों को मैंने कहा अभी अच्छे से करेंगे कॉस्ट और अच्छे से आपको समझ में आएगा। 13,50 ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ कितना? एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बोला पर यूनिट सेम है, तो पर यूनिट सेम मतलब लास्ट टाइम कितना था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? 450। तो लास्ट ईयर 450 था। कितना यूनिट्स हमने बेचा था? 200। तो ये रेट सेम रहेगा, डिवाइड बाय 200। अभी कितना हो गया? 300। 450 डिवाइड बाय 200 इंटू 300, 675। ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स 8550। एड प्रॉफिट, एड प्रॉफिट। प्रॉफिट उन्होंने क्या बोला है? सेल का जो है प्रॉफिट वो सेलिंग प्राइस 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग का 20%, कॉस्ट का कितना? 25%। तो सेलिंग का 20% मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट एट द रेट 25% ऑन कॉस्ट। ये लिख दीजिएगा 8550 क्या बोले इंटू 25% इंटू 25% 21300। ये हो जाएगा आपका 10687500 सेलिंग प्राइस सेल्स। ये सेल्स हो गया। अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से। ये हो गया आपका सेल्स। क्वेश्चन में पूछा गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10687500 डिवाइड बाय 300 3560। हो गया काम खत्म। या जैसा बुक में क्या पर यूनिट के लिए अलग से कॉलम बना दिया, सबको 300 से डिवाइड करेंगे तो चलेगा। प्रेजेंटेशन पहले सीख लीजिए, प्रेजेंटेशन काम कर सकते। तो कॉस्ट शीट क्या है? मैं भी अभी भी अगर थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो प्रैक्टिस करके लिए अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। नहीं क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट आता है तो अपने को फिर टाइम मिलता है सोचने का। इसलिए मैंने क्या बोला, कभी भी
कॉस्ट शीट में आपको क्या करना है, पिछला कॉस्ट शीट बनाना है जब 2 साल का ऐसा डाटा दिया रहेगा, वही बेस का काम करते हैं आगे, ठीक है। तो सीधा नहीं बनाना है, नहीं तो फंस जाएंगे, क्योंकि वही बोलेगा कि इसका एडमिन का परसेंटेज बढ़ जाएगा 20% से, तो ऐड करेंगे, तो पुराना वाले में वो बेस लेके नया बनता है हमेशा। तो जो ओवरहेड रेट वगैरह निकालते हैं वो पिछले साल का ही होता है, बेस हमेशा पिछले साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2B। अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है ये आपको, पर ये भी क्वेश्चन इनका फेवरेट है। द मैनेजमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन है, और ये इकलौता क्वेश्चन है जो बार बार आता है। तो मैनेजमेंट ऑफ डॉल्फिन लिमिटेड वांट्स टू नो द प्रॉफिट और लॉस फोरगॉन एज ए रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर सेल्स अमाउंटेड टू 66 लाख एंड पीवी रेशियो 20%। तो लास्ट ईयर का सेल दे दिया, पीवी रेशियो दे दिया, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क बाय डायरेक्ट लेबर आवर दे दिया, 3,45,000 का टोटल एक्चुअल आवर काम हुआ। एज ए रिजल्ट ऑफ द डिले टू बी पर्सनल डिपार्टमेंट फिलिंग ड्यू टू लेबर टर्नओवर 75,000, ये इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर लॉस, टोटल कितना आवर लॉस हो गया 75,000। इसी का तो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक आवर का कॉस्ट कितना है, सेल वैल्यू कितना है, और इसको निकालने के लिए पहले देखेंगे प्रोडक्टिव आवर कितना है, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर कितना है 30,000 एक्चुअल इंक्लूडेड। तो टोटल लेबर आवर कितना है 345, उसमें से 30,000 ऐसा है जो ट्रेनिंग पे खर्च हो गया, आउट ऑफ विच हाफ कितना अनप्रोडक्टिव। तो पहले इफेक्टिव प्रोडक्टिव लेबर आवर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्टिव लेबर आवर निकालेंगे, याद रखिएगा 2 लाइन का आंसर है। पहले प्रोडक्टिव लेबर आवर, तो चलो प्रैक्टिस की याद ही हो जाएगा। 3,45,000 टोटल आवर था, जिसमें 30,000 का 50% अनप्रोडक्टिव है, वो माइनस कर देंगे 15,000, या 15,000 को भी लिख देता हूँ। 15,000 कैसे है, 30,000 इंटू हाफ, 30,000 ऐसे लेबर आवर थे जिसकी प्रोडक्टिविटी हाफ थी। जितना कभी बोलेगा अनप्रोडक्टिव 33% है तो 1/3 कर देंगे, ये हो जाएगा 345 माइनस 15,000 इक्वल टू 3,30,000 हो गया। ये लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था, लास्ट ईयर्स टर्नओवर 66 lakhs। सो सेल्स पर प्रोडक्टिव आवर कितना, पर प्रोडक्टिव आवर इक्वल टू सेल्स 66 lakhs डिवाइड बाय 3,30,000। एक घंटे का निकाल लें, एक घंटे का सेल कितना, 66 lakhs डिवाइड बाय 20 रुपीज, एक आवर का इतना हो गया। टोटल लॉस्ट आवर कितना, टोटल लॉस्ट आवर्स 75,000। so total sales lost, total sales lost, yes 75,000 into 20, 15 लाख। so contribution lost due to sales is equal to 15 lakh into 20%, 3 लाख, 20% ही है ना पीवी रेशियो। हाँ लिखा इतना लिख, फिर एक और लाइन लिख देता हूँ, टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, टोटल प्रॉफिट फोरगॉन इक्वल टू 3 लाख, प्लस जितना रिक्रूटमेंट में खर्चा हो गया वो, इसमें ये सब जोड़ देंगे, इस सब का टोटल प्लस 25,000 प्लस 18,000 प्लस 25,000, एक लाइन में सब लिख दिया, प्लस 18,000 प्लस 20,500 16,000, 20,500 प्लस 16,000 इक्वल 379। एक बार आंसर देख लेता हूँ फिर लिख लीजिए, 379। अच्छा सिर्फ आंसर दे दिया, ठीक है लिख लीजिए। नीचे करो, ये सब बहुत आसान है, 2 मिनट में बस लिखने में जो टाइम लगेगा। ये सब क्वेश्चन ज्यादा चेंज नहीं करते, बस फिगर चेंज करते, स्ट्रक्चर को चेंज, लेकिन जो क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते इस टाइप के क्वेश्चन है उसको तो रट लेना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सेम क्वेश्चन अकेला क्वेश्चन है और आने के चांसेस काफी रहते हैं, दूसरे तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं।
मुझे भी कॉस्टिंग शुरू में कुछ समझ में नहीं आता था, पर प्रैक्टिस करते 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 मैंने ऐसा प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें समझ में आती है। अभी भी जब लेंदी क्वेश्चन आता है मुझे भी थोड़ा तकलीफ होता है रिटेन करने में, इसलिए ग्रुप 2 जाएंगे क्वेश्चन बड़ा होगा, ग्रुप 3 में क्वेश्चन और बड़ा होता है, तो पैसेंस चाहिए। और फाइनल के बच्चे मिलकर और शॉर्ट करके तैयारी में रहते हैं वहाँ, जबकि बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ से अगर प्रैक्टिस का आदत है तो वहाँ पे आपको बस बड़े क्वेश्चन को पढ़ के समझना है और कुछ नहीं है, चीज़ें यही रहती हैं बेसिक चीज़ें। क्या बोले? फोरगोन जो क्वेश्चन में पूछा है वही आंसर में, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइनल आंसर क्या है, टोटल प्रॉफिट लॉस्ट या फोरगोन, वही लिख देना। तो क्वेश्चन की चीज को आंसर में कन्वर्ट कर देना है यहाँ। टोटल प्रॉफिट फोरगोन। ये सब क्वेश्चन शुरू में आपको टफ लगेगा, लेकिन जिसे प्रैक्टिस करने वाला है, बच्चों का खेल है, कुछ नहीं है। लेकिन एक और चीज बोलूंगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, नहीं तो भूलने में वक्त नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये 2 महीना जो बच्चा अभी टाइम पास करेगा, यहीं से फेल्योर की तैयारी करते हैं वो, बाद में बोलेगा खूब पढ़ेगा मैं फेल क्यों हो रहा है बार बार। मैंने कहा आप पढ़ के देखिए, कभी बार बार फेल नहीं होंगे, इंटर में तो बिल्कुल नहीं होंगे, फाइनल में भी नहीं होंगे अगर अच्छे से पहले दिन से पढ़ा जाए। अभी अधिकांश फाइनल के बच्चे सब नींद में जाग रहे हैं, सो रहे हैं, और मैं वही देख रहा हूँ, थोड़ा सा भी बच्चे मेरे ठीक ठाक आ गए ना, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरी नॉलेज अभी बढ़ रही है, बच्चों की संख्या घट रही है, तो आजकल के बच्चे सब हवा में उड़ते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, बस ऐसा ग्रुप में जा रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, जहाँ सब फैसिलिटी मिले, टीचर अलग अलग हो। टीचर अलग अलग होने से क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली पढ़ना किसका है, खुद को सेल्फ स्टडी है। वही मैं बोलता हूँ कि टीचर मायने नहीं रखता है, खुद से भी पढ़ना चाहिए। या जो कि अभी देखिए कहीं पे क्लास 10 तारीख को शुरू होगा, 15 तारीख को शुरू होगा, तो वहाँ पे वो ज्वाइन करेंगे, जो ये 10-15 दिन बर्बाद हो जाएगा, इसका कोई माँ बाप नहीं है, क्या है, लोगों को समझाने वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये बात मेरे बात यहाँ पे बच्चे बाद में आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो सिलेबस एक बार आगे गया तो। ये क्वेश्चन आपका अच्छा कैपेसिटी का है, ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया था, अभी कर लेते हैं, ये क्वेश्चन अलग मैंने सिखाया नहीं था। ये कैश का क्वेश्चन है, ये एक्चुअली इसमें था, ये ओवरहेड में था, पर शायद छूट गया होगा। हमने किया था क्या कैपेसिटी वाला, नहीं किया था, ये ओवर चैप्टर में, मतलब उसमें क्वेश्चन में ही पूछा गया है, ज्यादातर एग्जाम में ही पूछा गया है, ये नहीं में डाला है, ठीक है। तो सिंपल है, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है एट द रेट ऑफ 80 पीसेस पर आवर, 1 घंटे में कितना बनाती है, 80 पीस। द कंपनी हैज बीन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 1,60,000 यूनिट्स एनुअली, साल में 1,60,000 यूनिट बेचती है, अगले पिछले 5 साल से। हाउएवर ड्यूरिंग द करंट ईयर कंपनी वाज एबल टू प्रोड्यूस 146 यूनिट्स, अच्छा कम यूनिट्स उन्होंने बनाया। द कंपनी एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द करंट ईयर, फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे दिया है। कंपनी वर्क्स ऑन ए सिंगल शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में काम करता है, एट 8 आवर्स पर डे एंड 6 आवर्स अ वीक, 6 days a week. The company had declared 13 holidays, 13 छुट्टी, the quarterly preventive maintenance and repairs work involved 77 hours, ये 77 घंटे का ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में टाइम जाता है। आपको पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉर्मल एक्चुअल कैपेसिटी, इसका फार्मूला होता है। मैक्सिमम कैपेसिटी का क्या फार्मूला होता है, चलिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 4 फार्मूला है, फिर आइडियल कैपेसिटी है, तो ये 5 फार्मूला लिख के लेते हैं, तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला, तो पहले मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी इसका फार्मूला होता है, इन्होंने लिखा है क्या कुछ फार्मूला, नहीं शॉर्टकट मार दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी का फार्मूला
146 मैक्सिमम 1,00,000। ठीक है, फार्मूला बाद में फुल सेशन बात होगा। फार्मूला क्या रहता है, बट वो वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। फार्मूला सेट करने के कुछ का कुछ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कभी कभी आपको 3A पहला क्या पूछा है, फर्स्ट मैक्सिमम कैपेसिटी। तो पहले मैं कर देता हूँ, फिर आप लिखिए, पहले आंसर मैच कर देता हूँ। मैक्सिमम कैपेसिटी इक्वल टू, साल में कितने दिन होते हैं, 365, इंटू एक दिन में कितना काम हो रहा है, 8 घंटा, 365 इंटू 8, 29 हो गया पहले का आंसर। दूसरा, हाँ, प्रैक्टिकल कैपेसिटी में निकालना ज़्यादा, ये सब मेरा पढ़ा हुआ है पहले, जब फाइनल का था, फाइनल में करवाता हूँ बहुत डिटेल में, यहाँ उसी का शॉर्टकट दे दिया, छोटा रूप दे दिया, तो इसलिए तो फायदा होता है। मैं फाइनल और इंटर दोनों को पढ़ाता हूँ, तो फाइनल की चीज़ें मुझे ध्यान में रहते हैं, इंटर आसान। प्रैक्टिकल कैपेसिटी इक्वल टू, प्रैक्टिकल में क्या हो जाएगा, जो छुट्टी है उसको माइनस करेंगे। तो देखिए वीक में कितना दिन काम होता है, 6 दिन, मतलब एक दिन छुट्टी रहता है, तो साल में कितने वीक, 52, तो 52 का छुट्टी हो जाएगा। इसके अलावा 13 दिन और काम नहीं होता है, तो 365 माइनस 52 माइनस 13, ठीक है, 300, ये हो जाएगा 365 माइनस 13 माइनस 52 इंटू 8 माइनस 77 घंटे का और नुकसान होता है। क्वार्टरली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कितना खर्चा जा रहा है, 77 आवर्स, एक क्वार्टर का, 4 क्वार्टर में कितने घंटे हो जाएंगे, 77 इंटू 4 इक्वल टू 300 इंटू 8, 2400 माइनस 308, 2092 आवर्स। ये सब रट लीजिएगा, इसमें दिमाग मत लगाइएगा बाद में, क्योंकि ये सब फाइनल लेवल का क्वेश्चन है। हाँ वो सही है, नीचे वाला 16 नॉर्मली कितना कैपेसिटी है, कितना यूनिट्स बनता है, 1,60,000, तो 80 पीस बनाने में 1 घंटा, तो 1,60,000 में कितना, वही है, थोड़ा बहुत तुक्का भी लगता है कभी कभी। तो नॉर्मल कैपेसिटी दे दिया तीसरा, या एवरेज कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी, ये कैसे निकलेगा, तो 80 यूनिट्स को बनाने के लिए 80 पीस, एक जगह पीस दे दिया तो यूनिट्स बोलना चाहिए था, के लिए 1 घंटा, 1,60,000 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1,60,000 1/80, और ये हो गया है चौथा आपका एक्चुअल कैपेसिटी, ये वाला एक्चुअल कैपेसिटी नहीं, आवर्स में कन्वर्ट करना, हर चीज आवर्स में आंसर आएगा। एक्चुअल कैपेसिटी, तो सेम 80 के लिए 1 आवर, 146 के लिए, तो 146 to 1/80, 136 डिवाइड बाई 18 हो गया, बस इतना ही तो आंसर था। देखिए सॉल्यूशन भी नहीं दिया, बेचारा बच्चा जिसको नहीं आएगा सॉल्यूशन कहाँ ढूंढता रहेगा, ठीक है, लिख के ले लीजिए बस, ये सब क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आएगा, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, फाइनल लेवल का क्वेश्चन है। मेरा फॉर्मूला का चलेगा, हाँ बिल्कुल दौड़ेगा, फार्मूला बना सकते हैं, फार्मूला बनाने में कितना टाइम लगेगा, बना लेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर इनटू आवर्स पर डे, बाद में फार्मूला बना, अभी लिख लीजिए, बाद में फार्मूला में कन्वर्ट।
बिल्कुल चलेगा, ऐसे भी करेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा। लास्ट 10 सेट का एग्जाम प्रिंसिपल जी का नीचे करो, तो लास्ट 10 एग्जाम का पेपर है, आपने घोर के पी लिया ना। मैंने कहा बहुत बार बच्चे लास्ट में उतना भी नहीं कर पाते, पढ़ते इतना है, अंत में उनको कुछ याद नहीं रहता है, 10 पेपर का भी याद नहीं रहता है, बस अंत में स्कैनर लेके करते रहेंगे, उससे क्या फायदा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम अच्छे से करेंगे, अपना लेवल बहुत हाई जाएगा। इसके अलावा और क्वेश्चन फिर कर सकते हैं, एरिया बढ़ाते जाना बिना देखे कॉन्फिडेंस के साथ। इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया है कंफ्यूज करने के लिए, इंटर के बच्चे मैंने कहा जिनका पहले से नहीं किया रहेगा वो। तो ये नई सिलेबस में ये उन्होंने डाला है, और एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा है वही रिपीट होता है। ये हो गया। इसके अलावा सेकेंड और थर्ड क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द आइडल कैपेसिटी आवर्स एंड कंप्यूट आवरली रेट फॉर रिकवरी ऑफ ओवर रेट फॉर ईच ऑफ द कैपेसिटी। आवरली रेट ऑफ रिकवरी ओवर रेट पूछ रहे हैं, कैपेसिटी वन वाला मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए। इसके लिए ओवरहेड फिक्स है, अपने को ओवरहेड कितना है 584, उससे सबको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सिंपल है। तो लास्ट वाला में तो कोई दम नहीं है, बस के आइडल आइडल कैपेसिटी दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा मैक्सिमम कैपेसिटी, ऐसे प्रैक्टिकल कैपेसिटी और आइडल कैपेसिटी, इसमें फार्मूला क्या बनेगा वो देखता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आइडल कैपेसिटी, ऐसे फॉर्मेट बना दिया, तो ये कैपेसिटी मैक्सिमम बेस कैपेसिटी, ये जो स्टार्टिंग का यू, अच्छा एक्चुअल कैपेसिटी, दोनों का डिफरेंस को उन्होंने आइडल, ओके, तो मतलब ये जो हमने निकाला ये कैपेसिटी, तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी ये हो जाएगा आपका आइडल कैपेसिटी, और फिक्स ओवरहेड डिवाइड कर देंगे, ये निकल जाएगा रेट। ये कॉपी कर लीजिए, फॉर्मेट अच्छा है पूरा फॉर्मेट। तो कैलकुलेशन ऑफ आवरली रेट फॉर रिकवरी ओवर रेट, तो एक ये हेडिंग दे सकते हैं, और कैलकुलेशन ऑफ आइडल कैपेसिटी आवर्स एंड आवरली रेट, ऐसा कर दीजिए। आइडल, ये वाला क्वेश्चन में क्या पूछा था सेकेंड, आइडल कैपेसिटी आवर्स पूछा ना, हेडिंग दे दीजिए कैलकुलेशन ऑफ आइडल कैपेसिटी आवर्स, कैलकुलेशन ऑफ आइडल कैपेसिटी आवर्स एंड आवरली रेट फॉर रिकवरी ऑफ ओवर रेट, दोनों।
4 है, कहीं पे छूट गया है क्या? हाँ, 6 थे, ये 5 ही है। अच्छा, ठीक है, उस तरह कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको पूछ रहे हैं? अच्छा, ये जनरल एंट्री वाला बी पार्ट, जनरलाइज द एंट्री वाला मैक्सवेल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वाला केस सिंपल, ठीक है। यहाँ से कल कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ से कल कर लेंगे, तभी तक के लिए यहाँ पे रुकेंगे। तो जो आपको सिखाता हूँ आप वही घर पे जाकर कीजिए, आगे का ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। टाइम मिलेगा तो ये एक बार करके आइएगा, ठीक है। देखते हैं, खुद से बिना देखे ट्राई कर लें, बाद में फिर ये कर लें, लॉजिक लगाना है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है। ये आपको इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है, इंटीग्रेटेड अकाउंट के अनुसार जनरलिटी आपको पास करना है। दे रही है, मतलब अगर रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगा? रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, जनरलिटी क्या पास करेंगे? स्टोर्स लेजर अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट, कैटर्स। सॉरी कॉस्ट आएगा जब नॉन इंटीग्रेटेड रहेगा, तब कॉस्ट लेजर आएगा। इंटीग्रेटेड में क्या होगा, एक ही में दोनों इफेक्ट जाएगा। तो मिडिल अकाउंट डेबिट टू कैटर्स, बाहर हमेशा पार्टी का नाम आएगा, कैश आएगा, कैटर। और जब नॉन इंटीग्रेटेड रहेगा तब जनरल लेजर आएगा, ठीक है, वो रूल याद रखिएगा। तो यहाँ पे कैटर्स आएगा, ये तो दोनों में फर्क है, समझ लें। बाकी तो इंटरनल वाला तो सेम ही रहता है। स्टोर से WIP में गया, सेम WIP टू स्टोर्स, फिर स्टोर से फिनिश गुड्स में, WIP से फिनिश गुड्स में गया, फिनिश गुड्स तो बीच वाला चीज चेंज नहीं होगा, चेंज होगा बाहर से जो पार्टी को सेल करेंगे, या परचेज है, या फिक्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड जो इनकर्ड होगा, या डायरेक्ट लेबर को जो पे करेंगे, वो इसकी एंट्री चेंज होगी। हर जगह पेमेंट आएगा, पेमेंट आएगा नहीं तो कैटर्स का नाम। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अभी के लिए यहाँ पे रुकते हैं। परचेस रिटर्न